30 साल की खूबसूरत महिला एसडीएम जो कि साफ दिल की थी, काम को ईमानदारी से किया करती थी, ऑफिस में ज़्यादातर रहा करती थी, मगर वह परेशान रहती थी। ऑफिस में दिन भर लोगों के साथ में बीच में रहना, दिन भर लोगों के काम जो भी निपटाने वो निपटाना, लोगों से घिरी रहा करती थी। घर जाकर उसका रोज़ रोज़ रोना आ जाता था कि मैं किस तरह से आगे जीऊँगी, क्या यही मेरी ज़िंदगी है। दोस्तों उसके बाद एक नायब तहसीलदार उसके यहाँ पर आता है, उसकी पोस्टिंग होती है। वह उससे वैसे तो जूनियर था, पर उस महिला के दुख दर्द को समझने लगता है और फिर एक दिन वो महिला के लिए डीएम से भी भिड़ जाता है। आखिर क्या मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के अंदर घटित होती है, जहां पर प्रभावती नाम की एक महिला जो कि 25 साल की है और वह एसडीएम की पोस्ट पर है, पढ़ाई लिखाई की है, एसडीएम बन चुकी है। उसकी शादी हुई है राघवेंद्र जो कि इंजीनियर है और इनको फिर कुछ समय के बाद बेटा पैदा हो जाता है, मगर वह बेटा बचपन से ही बीमारी ऐसी थी जो लंबी बीमारी चलने वाली थी और उसके बाद ये अभी भी रह रहे थे दोनों पति पत्नी, कोई दिक्कत नहीं थी। सोच रहे थे दूसरा बच्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दोस्तों जैसे ही बेटा 4 साल का होता है तभी पति राघवेंद्र की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और जैसे पति की मौत होती है तो अब यह मुश्किलों से घिर जाती है, क्योंकि एक आम लड़की होती तो अपना दुख दर्द आस पड़ोस के लोगों से भी रो सकती थी, लेकिन यह तो एसडीएम थी, थोड़ा मजबूत रहना पड़ता है। पोस्ट ही ऐसी है, किसी से अपनी बात एकदम से नहीं कही जाती है। अब जो प्रभावती है अकेली पड़ जाती है, एसडीएम की पोस्ट है, नौकरी पड़ जाती है, घर पर बेटा रह जाता है। एक आया भी लगाई हुई थी बेटे के लिए, मगर बेटा आया के पास रुकता नहीं था और वह फिर भी ज़बरदस्ती जिद करता था कि मामा के पास जाऊंगा, मामा के पास। तो आया उसको लेकर के प्रभावती के ऑफिस में आ जाया करती थी और उसको थोड़ी बहुत देर के लिए उसके पास खेलने के लिए छोड़ दिया करती थी। अब क्या होता है दोस्तों, पहले तो जो प्रभावती के पति थे उस बच्चे को दिल्ली दिखाने के लिए कभी प्रभावती चली जाया करती थी, कभी उसका पति चला जाया करता था, लेकिन अब उसका ट्रीटमेंट दिल्ली में ही चल रहा था। अब प्रभावती जाए तो जाए कैसे, छुट्टियाँ लेनी पड़ती, कई बार तो ज़बरदस्ती छुट्टी के लिए अर्जी देनी पड़ती, कभी छुट्टी मिलती कभी नहीं मिलती। इस तरह से इसकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक के समान बन चुकी थी और ना कोई जीवन साथी था जो दिल की बात समझ सके। दोस्तों ऐसा होता है, जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना, तब उसको समझ आती है सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ। यह अभी तो नॉर्मल लग रहा होगा आप लोगों को, भाई एसडीएम है और बड़ा पैसा होगा, खूब मौज मस्ती होगी, क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत होती है। एक दायरा ऐसा होता है जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। अब जो एसडीएम साहिबा होती हैं उनको तो काम पर रहना पड़ता है और छुट्टियां ज़्यादा मिलती नहीं हैं उनको, और कोई काम आया था तो वो दोस्तों काम भी करना पड़ता है। कोई एसडीएम की पोस्ट पर है, कोई घर पर भी आ जाया करता है। अब इसके ऑफिस में एक विजय सेन नाम का 27 साल का व्यक्ति, उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वह नायब तहसीलदार के पद पर इस ऑफिस में आ जाता है और इसके पास ही बैठा रहा करता, काम करता। और अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, उसके बाद डीएम साहिबा जो होती हैं वह, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये लोग यहाँ पर आते हैं और जो डीएम साहब होते हैं वह समीक्षा करने के लिए आए होते हैं यहाँ पर, और वो एक काम दिया था डीएम साहिबा ने, और वो काम जो ये प्रभावती होती हैं एसडीएम साहिबा, इन्होंने अपने नायब तहसीलदार विजय सेन को दिया था, लेकिन नायब तहसीलदार उस काम को कर नहीं पाए थे। तो जैसे डीएम साहब समीक्षा करने के लिए आए थे तो वह काम पूरा हुआ नहीं मिलता है तो वह एसडीएम साहिबा को फटकार लगा देते हैं। ये सारा मामला जो विजय सेन नायब तहसीलदार वो भी देख रहा था और अब उसको बहुत बुरा लगता है। मैडम एसडीएम साहिबा एक कोने में जाकर चुपचाप, आंसू उसकी आंखों से निकल आते हैं कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, ऊपर से डांट भी मुझे खानी पड़ती है। मगर तहसीलदार समझ गया था कि मेरी वजह से फटकार लगी है मैडम को, तो उसको बड़ा अफसोस होता है अपने ऊपर और फिर मैडम के पास आता है और मैडम से माफ़ी मांगता है कि मैडम जी मेरी वजह से हुआ है। लेकिन मैडम कहती ठीक है, आगे से ऐसा मत करना। तभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब बेटे को लेने के लिए यहाँ पर आ जाती है जो आया होती है
और बेटे को यह खिलाने लगती है, जो मैडम साहिबा होती है, एसडीएम साहिबा, वह मामा कहने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है, वह बेटे को भी एकदम से दूर हटा देती है कि इसकी वजह से होता है सब कुछ। ये सारी चीज़ें नायब सिंह तहसीलदार देख रहा था, नायब तहसीलदार, और विजय सेन जिसका नाम होता है कि भाई बच्चे को डांट रही है मैडम, तो इसका मतलब बच्चे में ज़्यादा बिजी रहती होंगी जिससे बच्चे को डांट रही हैं। और कहती भी है मैडम कि इसकी वजह से ये सब कुछ होता है जो मेरे साथ होता है। अब जो तहसीलदार होता है माफ़ी दोबारा मांगता है और कहता है मैडम जी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो फिर से बोलती है कि तुम अपना काम पे ध्यान करो, इस बात को छोड़ो। अब यहाँ पर क्या होता है, जो तहसीलदार होता है वह अब उसके बेटे को गोद ले जाता है और बाहर ले जा करके कहीं बाज़ार में अपनी गाड़ी में बिठा करके उसको शॉपिंग मतलब खाने पीने की चीज़ें दिलाने लगता है। उसको कहीं काम पर गया था तहसीलदार, तो वहीं पर साथ ले जाता है। वह उसके साथ अच्छा खेल रहा था, घुल मिल जाता है। और इतने में मैडम को चिंता होती है, वो फ़ोन करते हैं कि अरे कहाँ पर ले गए हो बच्चे को। वह कहता है मेरे साथ हैं जी मैडम जी। वह कहती है मैडम कि वो रोएगा, वो परेशान करेगा आपको, लेकिन तहसीलदार साहब कहते हैं नहीं नहीं, वो देखो आप वीडियो कॉल पर कैसे हंस रहा है, कैसे खेल रहा है। तो मैडम कहती ठीक है, अपना काम जल्दी ख़त्म करके ले आओ, बच्चे को भी ले आओ। और उसके बाद तहसीलदार बच्चे को अपने साथ लेकर के मैडम के पास पहुंच जाता है और वहां आकर बच्चे के साथ शाम तक खेलता रहता है। और उसके बाद दोस्तों वह बच्चा इतना घुल मिल गया था विजय सेन से, उसको अंकल अंकल बुलाया करता। और उसके बाद दोस्तों शाम हो जाती है, शाम को तहसीलदार अपने घर चला जाता है और एसडीएम साहिबा अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती हैं। शाम को अब क्या होता है, वह बच्चा अंकल अंकल कह करके कहने लगता है कि उन अंकल से मिलना है, उनको बुलाओ। और जो माँ होती है एसडीएम साहब वो कहती हैं अरे बेटा कल मिल लेना, लेकिन बच्चा जिद करता है मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर ये फ़ोन करती है तहसीलदार के पास। तहसीलदार घुटने तक कच्छा था पहन करके नॉर्मल ड्रेस में वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैडम जी क्या बात है। मैडम जी भी नाइटी में थी, अपने घर में जैसे नॉर्मल कपड़ों में रहते हैं, और शर्म भी लग रही थी मैडम की जी को कि भाई तहसीलदार के सामने ऐसे कपड़ों में हूँ। लेकिन वो चुप लगा जाती है, सोचती है कि ये भी तो कच्चे में आया, घुटने में आया है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब आकर के वह बच्चे को खिलाने लगता है। बच्चा उसके साथ घुल मिल जाता है और बातों ही बातों में बच्चे को वह खाना खिला देता है। मैडम बहुत ही अचंभित होती है कि ये तो खाना खाने में बहुत रोता है और आपने इनको खाना खिला दिया खेलते खेलते। अब तहसीलदार कहता है जी बच्चे का ऐसा ही होता है। अब बच्चा उससे ज़्यादा प्रभावित हो चुका था, अब बार बार वहाँ पर जाता तो उसकी ही गोद में खेला करता था। ऑफिस के अंदर भी इसी तरह से मामला चलता रहता है। और जो मैडम साहिबा होती है वो बताती भी हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चे को दिल्ली ले जाना पड़ता है दिखाने के लिए। पहले तो मेरा पति था, लेकिन अब क्या करूं, मुझे ही छुट्टी लेनी पड़ती है। लेकिन तहसीलदार विजय सेन कहते हैं अरे मैडम आप घबराइए मत, मैं खुद छुट्टी ले लूँगा, आपके बच्चे को मैं दिखा लाऊंगा, क्योंकि ये मेरे साथ फ्रेंडली तो हो ही गया है, इसको मैं दिखा लाया करूँगा, कभी कभार आप चले जाया करना। इस तरह से बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था, बारी बारी दिखाने ले जाते और तहसीलदार साहब उस बच्चे को खूब खिलाया करते। फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों, डीएम साहब फिर दोबारा से आते हैं और दोबारा से जैसे आते हैं तो बच्चे को वहाँ पर खेलता देखते हैं एसडीएम के पास। तो डीएम साहबा एकदम से गुस्सा होते हैं कि यहाँ पर बच्चे खिलाने आती हो या फिर नौकरी करने आती हो, कैसी नौकरी करती होगी, बच्चा तुम्हारे साथ रहता है। अब इस बात को सुनते जो विजय होता है ना, विजय जो तहसीलदार होता है उसको गुस्सा आ जाता है और डीएम साहब को खरी खोटी सुना देता है कि क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं? आपको पता है कौन सी परिस्थिति से मैडम जी गुजर रही हैं, इनका पति नहीं है और बच्चे की जिम्मेवारी सारी इनके ऊपर है, वही बहुत है, नौकरी पर आ जाती हैं, वरना तो नौकरी पर भी ना आ जाए तो फिर क्या करेंगे। अब यह इस तरह की बातें डीएम साहब को सुना दी जाती हैं और तहसीलदार के द्वारा। तो यहाँ पर मैडम देखती रह जाती है और थोड़ा मुस्कुराती भी अंदर ही अंदर, ये तो बड़ा खरी बात कहने वाला है। और अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आना जाना लगा ही रहता है तहसीलदार साहब का एसडीएम साहब मैडम के घर पर। और इसी तरह से 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने बाद अब एसडीएम साहिबा का ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होता है तो वह रोकने की काफ़ी कोशिश भी करती है, मगर रुक नहीं पा रहा था। उसके बाद विजय से बोली अब तो पता नहीं आयुष्मान कैसे रहेगा आपके बिना, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन दोस्तों इतने में ही जो विजय होता है तहसीलदार, वो हंस कर बोलता है अरे मैडम जी मैं नौकरी को कब से छोड़ देता, बस आपके लिए नहीं छोड़ी थी। अब एसडीएम साहिबा कहती क्यों, आप नौकरी क्यों छोड़ोगे? तो तहसीलदार कहता है जी देखो मेरे पिताजी का बहुत बड़ा व्यापार है और मैंने तो नौकरी सिर्फ एंजॉयमेंट और थोड़ा सा अपनी जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए की थी। बाकी मेरे पिता फिलहाल अब बीमार रहते हैं, थोड़ा उनकी स्वास्थ्य खराब रहता है। उन्होंने ये सख्त कहा मुझसे कि नौकरी छोड़ो, अपना व्यापार संभालो, नौकरी में क्या ले लोगे। तो मैं तो वैसे भी छोड़ने वाला था, लेकिन आपके लिए रुका हुआ था। अब तो मैडम कहती है चलो ये तो अच्छी बात है, आपके पास इतना सारा मतलब घर परिवार का इतना प्रॉपर्टी वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैडम जी का ट्रांसफ़र हो जाता है
और इधर जो विजय होता है इसकी नौकरी छूट जाती है। ये अभी भी लगातार उस बच्चे को खिलाने के लिए जब तब आया करता है उनके घर पर, और उसके बाद ये अपने बिजनेस को संभालने लगता है, ज़्यादातर जो तहसीलदार होता है विजय। अब कुछ दिन के बाद जो मैडम होती है उसने विजय पर फ़ोन किया कि विजय कहाँ पर हो तुम, और अब आए नहीं 2-4 दिन से आप यहाँ पर। तो विजय कहता है मैडम जी पापा बहुत बीमार हैं, थोड़ी परेशानी है इसलिए नहीं आ पाया हूँ। तो मैडम कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ तुम्हारे पापा जी को और अंकल जी को देखने के लिए। और उसके बाद जैसे ही मैडम वहाँ पर जाती है, गाड़ी सरकारी गाड़ी थी, तो वहाँ पर ग्रांड एंट्री होती है दोस्तों मैडम की। बहुत ही स्वागत करते हैं इस विजय के परिवार वाले, और मानो जैसे उनकी खुद की कोई घर की सदस्य हो, इस तरह से खूब स्वागत किया जाता है। आलीशान बंगला होता है उनका, और आलीशान बंगला को देख करके जो मैडम एसडीएम साहिबा होती हैं चकित रह जाती हैं कि ये तो बहुत अमीर आदमी है और फिर भी ऐसी नौकरी करता था तहसीलदार की हमारे पास, क्योंकि तहसीलदार की नौकरी भी उस स्टेटस के सामने कुछ नहीं थी मैडम ने देखा जैसे। तो वैसे तो गरीब लोगों के लिए तो भैया तहसीलदार की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी होती है, पर उस हिसाब से उसकी वह नौकरी बहुत छोटी थी। अब तो दोस्तों बेटे को वह साथ लेकर गई थी, तो वहीं पर जो इसके पति होते हैं, पति नहीं इनके जो साथी थे विजय, वो इनका खूब स्वागत करते हैं। वहाँ पर ये अपने जो अंकल होता है उस विजय का पिता, उसको देखने के लिए जाती है और थोड़ी देर वहाँ पर ठहरती है। और फिर जो विजय होता है वह बेटे को वहीं पर रख लेता है, कहता है आप मैडम बेटे को यहीं पर छोड़ जाइए, मेरे साथ रह लेगा। बेटा उसके साथ रह भी लिया करता था, ऐसा मामला था। और फिर दोस्तों 4 दिन के बाद जो विजय होते हैं उनके पापा की मौत हो जाती है, और अब तो मैडम फिर से जाती हैं वहाँ पर, दुख बांटती हैं, और दुख बांटने के बाद जैसे शोक सभा होती है तो फिर उसके बाद जाने लगती हैं। आयुष्मान को लेकर उसका बेटा जो था आयुष्मान था, लेकिन विजय बोला मुझे अब सहारे की ज़रूरत है। और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, अंतर्मन में कुछ चल रहा था एक दूसरे की आंखों में देख करके। और जैसे मैडम जाने लगती है तो जो विजय होता है थोड़ा इशारा करता है, मैडम रुकिए आप, मुझे सहारे की ज़रूरत है और फिलहाल मेरा सहारा कोई नहीं है, और क्या तुम मेरा सहारा बन सकती हो। मैडम के मन में भी यही था, अंदर ही अंदर चल रहा था, लेकिन कह नहीं पा रही थी। मैडम कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। और उसके बाद विजय कहता है कि मैं आपको जीवन साथी बनाना चाहता हूं। तो मैडम एसडीएम साहिबा कहती हैं ये बात है, जीवन भर साथ दोगे पक्का, कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे। विजय कहता नहीं मैडम आप कैसी बात कर रही हो, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूं। तो मैडम कह देती है ठीक है फिर तो डन, और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, घर बसाने के लिए तैयार हूँ। दोनों मान जाते हैं और फिर 2023 में इन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। और अब एसडीएम साहिबा ऊंचे पद पर भी हैं, एसडीएम साहिबा हैं, और ऊपर से उनका जो ससुराल है वो बहुत ही अमीर लोगों का है। तो अब अच्छे से इनकी ज़िंदगी कटने लगती है। और कुछ दिनों के बाद एक बेटी पैदा होती है, बहुत ही सुंदर सी, और पहला बेटा है, और उसके बाद और भी शायद कोई हो सकता है बच्चा पैदा करें। इस तरह से यह पूरा परिवार अच्छे से चल जाता है। कई बार दोस्तों ज़िंदगियाँ इंसान को किस मोड़ से लेकर किस मोड़ पर ले आती हैं। अब ये जो मोड़ था, अब ये तो नहीं है भाई गरीबों की कहानी होती है, कहानियाँ उन बड़े अमीर लोगों की भी होती हैं। वो भी अंदर अंदर घुटते हैं, कितना भी पैसा कमाते हैं, वो लोग गाड़ियों में चलते हैं, एसी बंगले में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंतर मन में घुटन सी होती है। क्योंकि दोस्तों जो नेचुरली जीना होता है ना, जो प्राकृतिक रूप से जीना होता है साधारण तरीके से, वो सबसे बेस्ट होता है। हम लोग सोचते हैं जो गरीब परिस्थिति में होते हैं ना, हम लोग जैसे अब गरीब ही हैं, हम ज़्यादा अमीर नहीं हैं, तो नॉर्मल से मध्यवर्ती परिवार के लोग जो होते हैं, तो हमारा सोचना क्या होता है कि हमारे पास लाखों में पैसे हो जाएंगे, या फिर महीने की 1-2 लाख सैलरी हो जाएगी, और उसके बाद तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गाड़ी में चला करेंगे, लोग देखा करेंगे। ये अब तक तो ठीक है जब तक वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन जब वो चीज़ें हो जाती हैं ना, और उस पायदान पर इंसान पहुंच जाता है, तो एक तरह से समाज से कटा सा ही हो जाता है। यानी कि समाज कुछ दिन तक तो देखता है कि भाई बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं उस इंसान को, और फिर ख्याल करने लगता है कि यार जीवन तो वो पहले जैसा ही जीवन अच्छा था, जहाँ पर नॉर्मल थे और थोड़े बहुत पैसे रहा करते, उनसे इतना पूरा एंजॉयमेंट कर लिया करते थे पूरे 1 महीने का। लेकिन अब इतने पैसे होते हुए भी ज़िंदगी में नीरसता है, वो एंजॉयमेंट नहीं है। और ये सही है दोस्तों, जो थोड़ा सा अपना सादगी में रहता है और नेचुरल तरीके से रहता है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है, वो इंसान बहुत खुश है। जो ज़्यादा अमीर है, पैसे ज़्यादा हैं, वो बहुत दुखी है। बहुत सारी उनको बीमारियां घेर लेती हैं, बहुत सारी तरह का खतरा होता है, और उन चीज़ों को वो खुलकर नहीं जी सकते। एक आम इंसान साइकिल उठाएगा और गांव से शहर की तरफ साइकिल से चलता चला जाएगा, बड़ा मज़ा लेगा, रास्ते में बारिश होगी तो भीगता हुआ आएगा। लेकिन जो अमीर इंसान होता है वो ऐसे निकल सकता है क्या? जो पॉपुलर इंसान हो जाता है क्या वो ऐसे निकल सकता है?
घर से साइकिल उठाई और बाज़ार की तरफ भीगता हुआ मज़े लेता हुआ निकल गया साइकिल से, नहीं निकल सकता। निकलेगा तो भाई बड़ी गाड़ी में निकलेगा, 1-2 बॉडीगार्ड होंगे और फिर बॉडीगार्ड के साथ और ऐसी सिक्योरिटी सी के सिस्टम से मैं क्या वो मज़ा ले पाएगा ज़िंदगी का? बिल्कुल नहीं ले पाएगा भाई साहब। ये सब सोचने की बातें हैं। जब उन जगहों पर पहुंच जाते हैं ना, तब घुटन पैदा होती है और लगता है कि यार पहले ही जीवन सही था, सिंपल साधारण नेचुरल तरीके से जो जीवन था पहले। तो भैया जहाँ पर हो वहीं पर खुश रहना सीखो, ज़्यादा पैसे के पीछे ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सुख नहीं है, वहाँ पर और ज़्यादा दुख है। तो इतना काम हो जाए, इतने पैसे हो जाएं कि भाई परिवार चल जाए। कोई हारी बीमारी हो परिवार में किसी को, तो टाइम पर पैसे इतने हो कि उसका इलाज ट्रीटमेंट करवा सकें, बाल बच्चों की शादी ब्याह अच्छे से कर सकें। बस इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो भैया फिर गले का फंदा है पैसा। इतना हो, अपने काम ना रुके और बस। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, और देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं भारत, जो कि फरीदाबाद से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं और कहते हैं कि कल भाई साहब आपकी कहानी बहुत लेट सुनी थी क्योंकि चाचा जी का देहांत हो गया था। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, समाधान जी चाचा जी का देहांत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कहानी तो बाद में भी सुन ली जाती हैं। और भगवान आपके चाचा जी को अपने श्री चरणों में निवास स्थान दे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और आप भी थोड़ा सा अच्छे से रहें और परिवार को संभालें। उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे। मुकेश कुमार यूपी तरासी से, विमलेश कुमार बढ़िया है जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह ने की कमेंट करते हैं, सुमेर सिंह हैं, रघुवीर सिंह ने की दोबारा कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, जिनका कमेंट अच्छा होता है, पढ़ा ज़रूर करें। और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि भैया हवस के चक्कर में लड़का लड़की अवैध रिश्ते के चक्कर रख लेते हैं और फिर बड़े बड़े कांड कबाड़े हो जाते हैं, बहुत बुरा होता है जी। बिल्कुल धीरज भाई आप सही कह रहे हैं। सुशील कनौजिया कमेंट करते हैं, घोर कलयुग चल रहा है सुशील। सुदेश कुमार जी बिल्कुल जी। रघुवीर सिंह नेगी दोबारा से, प्रवीण बघेल दोबारा से। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं जी राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, और सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, और नामदेव कोहली लगातार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, और उसका छगनदास खारडा बांध राजस्थान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जी सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।